हेलो। कैसे हैं आप सब। एक वर्ड है, आपको थंबनेल में दिखा होगा। एक वाक्य है, बाजार निर्दयी होते हैं। बाजार जो है वो निर्दयी होते हैं। जैसे आपने महसूस किया होगा, कभी आप बाजार गए और आपके पास पैसा नहीं है तो आपको फ्री में कुछ नहीं मिलेगा। आप हॉस्पिटल गए हैं, आपके पास पैसा नहीं है, आपका इलाज नहीं हो सकता, चाहे आप मर कहीं नहीं रहे हो। आप किसी के पास नौकरी मांगने गए हैं, उसके पास नौकरी है, आपके पास स्किल नहीं है तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। आप कितना भी नाक रगड़ लो, बाजार सिर्फ मुनाफा देखता है। क्या देखता है? सिर्फ मुनाफा देखता है। और इसके कारण से मैं कहता हूं कि बाजार निर्दयी होते हैं। और आज जो हमें पढ़ने वाले हैं, बाजार का नाम तो आपने सुना होगा, हाट बाजार, ये सुना होगा आपने कई बार। तो बाजारों के प्रकार कैसे होते हैं, ये बाजार होते क्या हैं, किस प्रकार की चीजें होती हैं। बाजार के बारे में हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था कि बाजार वहां वो है जहां पे वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय होता है। तो बाजारों के प्रकार कब क्या होते हैं, ठीक है। तो आज चलते हैं बाजारों की समझ के बारे में, बाजारों के बारे में समझते हैं थोड़ा। अब यहां पे देखिए, बाजार से समृद्धि एक कोट है, एडम स्मिथ ने दिया है। एडम स्मिथ ने दिया है और कहा है कि बाजार से क्या? समृद्धि। समृद्धि तभी उत्पन्न होती है, समृद्धि का मतलब प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। यदि हम अंग्रेजी में बात करें तो प्रॉस्पेरिटी से आशय है। प्रॉस्पेरिटी मतलब सभी को सभी चीजें उपलब्ध हो, बहुत ज्यादा नहीं तो इतना उपलब्ध हो कि वो समृद्ध कहलाए। सभी चीजों से किसी भी चीज की आवश्यकता ऐसी ना हो कि उसके पास ना हो, चाहे खाने पीने की वस्तुएं हो या अन्य वस्तुएं हो, जो कि उसके पास उपलब्ध हो, तब प्रॉस्पेरिटी कहलाएगी। अब यहां पे बात करते हैं कि समृद्धि तभी उत्पन्न होती है जब व्यक्तियों को उन वस्तुओं और सेवाओं की आवश्यकता होती है जिन्हें वह स्वयं निर्मित नहीं कर सकते हैं। अब मान लो कोई व्यक्ति, जैसे मान लो एक गांव है, एक गांव, और एक गांव में एक दर्जी है, और इस गांव में इतने सारे घर हैं, सब घर हैं, और ये एक घर दर्जी का है। किसका है? दर्जी का। अब ये जो बाकी घर हैं, ये जो सब घर हैं, ये सभी लोग अपने कपड़े स्वयं सिल लेते हैं, अपने कपड़े स्वयं सिल लेते हैं। तो इस दर्जी की आवश्यकता नहीं होगी। क्या होगी? नहीं होगी। तो जब ये कपड़े नहीं सिल पाएंगे तब इसकी आवश्यकता होगी, और तब क्या होगा? इसकी आमदनी होगी, तब ये से रोजगार मिलेगा, तब इसके पास आर्थिक साधन आएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, समृद्धि तभी उत्पन्न होती है जिन्हें वह स्वयं निर्मित नहीं कर सकते हैं। और किसने कहा था? तो एडम स्मिथ ने, 18वीं शताब्दी के अर्थशास्त्री थे, ठीक है। इतना समझ गए होंगे आप लोग। आगे चलते हैं। अब यहां पे कुछ ये है कि एक वो दिया गया है, क्या दिया गया है? एक फोटो दी गई है, फोटो दी गई है, और इसमें दिखाया गया है कि कुछ लोग हैं और वो क्या कर रहे हैं, कुछ लोग हैं और वो एक बाजार में हैं। आप यहां देख रहे होंगे कि यहां पे ये लेडी है, वो क्या बनवा रही है? अपनी चूड़ी बनवा रही है। यहां पे बाल कटवा रहे हैं। यहां पे ये व्यक्ति जोमेटो या इस स्विगी तरह का लोग है जो कि क्या पार्सल पहुंचाने आया है। ये सिनेमा घर है, सिनेमा चलता है, सर्विस सेक्टर, ये कहीं से आ रही हैं या जा रही हैं, ठीक है। ये कुली है, ये टैक्सी हो सकती है, ये मोबाइल की शॉप है, इस तरीके से एसी लगा हुआ है, ये क्या है? एक घर बना रहा है, इस तरीके की चीजें हैं। और हम आगे देखते हैं तो यहाँ पे एक वेंडर है जो अमरूद या इस तरीके के फल बेच रहा है, जो भी बेच रहा हो। फिर हम यहाँ पे आते हैं मॉल। अब इनको एक जगह एकत्रित कर लिया गया। तो यहाँ पे देखो, एक रेस्टोरेंट भी है, यहाँ पे शॉप भी है, उसके सामने ये शॉप भी है, ये फ्रिज भी है, यहाँ पे सेवा भी है, ये भी सर्विस सेक्टर का है, ये भी सब्जियां बेच रहा है ना, इस तरीके से। तो अब यहाँ पे बात आती है कि बाजार क्या है ना। क्या करते हैं कि बाजार क्या है? वह स्थान जहां लोगों द्वारा विभिन्न वस्तुओं का क्रय और विक्रय किया जाता है, वस्तुओं के साथ साथ सेवाओं का भी, ठीक है। यहाँ पे सेवाओं का, उसे बाजार कहते हैं, इसे हिंदी में हाट और कन्नड़ में मर्रुकट्टे कहते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि कई बार ऐसे शब्द पूछ दिए जाते हैं। क्या कर जाते हैं? पूछे जाते हैं। कैसे शब्द? तो अभी यहां पे देखो, मारुकट्टे,
किसमें? कन्नड़ में। आपके क्षेत्र में इसे क्या कहा जाता है? जैसे आपके क्षेत्र में हो सकता है कोई स्थानीय नाम हो, उसको क्या कहा जाता है, ये आप ध्यान में रखना है आपको। यहां पे देखिए, बाजार कहीं भी हो सकता है, और वर्तमान में सबसे ज्यादा क्या, ऑनलाइन बाजार बहुत ही ज्यादा प्रचलित हो रहा है। अब मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम बाजार पर निर्भर होते हैं। तो मूलभूत आवश्यकताएं क्या है, इसके बारे में एक डिफिनेशन देखिए यहां पे दिया गया है। मूलभूत आवश्यकताओं से तात्पर्य उन बुनियादी वस्तुओं से है जो किसी भी व्यक्ति के जीवित रहने के लिए आवश्यक है, जैसे भोजन, पानी, वस्त्र और आवास। अब यहां पे देखिए, मूलभूत आवश्यकताएं बेसिक नीड है। क्या है? बेसिक नीड्स हैं ये। अब यहां पे एसेंशियल है। यहां पे ध्यान रखिएगा, जो जीवित रहने के लिए हमें आवश्यक है वो बेसिक नीड्स हैं। उसके बाद की कुछ भी चीजें हैं वो एसेंशियल है, आवश्यकताएं हैं। जैसे मान लीजिए हमें क्या चाहिए मूलभूत में? भोजन चाहिए, पानी चाहिए, वस्त्र और आवास चाहिए। अब भोजन में मैं करेक्शन कर देता हूं, भोजन में हमें संतुलित भोजन चाहिए। क्या चाहिए? संतुलित भोजन चाहिए। और इसी पे जब फूड सिक्योरिटी की बात आप पढ़ेंगे, फूड सिक्योरिटी में हमें जो बात के न्यूट्रिशियस फूड की बात की जा रही है। अब ये नहीं कि जैसे चावल से हम पूरा पेट भर लें, वो हमारे लिए फूड नहीं है, क्योंकि हमें न्यूट्रिशन मिलेगा तभी हम स्वस्थ रहेंगे, और तब हम जाके एक डेमोग्राफिक डिविडेंड, जनआंकिकीय लाभांश के रूप में रहेंगे। ठीक है, तो उसकी चर्चा हम कभी और करेंगे। उसके बाद जो भी चीजें हैं वो हमें क्या है? आवश्यकताएं हैं। क्या है? जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं हो। जैसे मान लीजिए हम एक मोटरसाइकिल ले रहे हैं, वो जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं है। साइकिल ले रहे हैं, टीवी ले रहे हैं, कंप्यूटर ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, वो क्या है? एसेंशियल है, जरूरी तो है पर जीवित रहने के लिए नहीं। मतलब आप ये सोचो, जंगल में आप जीवित रहने के लिए आपको जो चीजें चाहिए वो मूलभूत आवश्यकताएं हैं। समाज में आपको और भी बहुत सारी चीजें चाहिए, वो मूलभूत आवश्यकताएं प्लस एसेंशियल है, आवश्यकताएं हैं। ठीक है, और वस्तुएं और सेवाएं किसके माध्यम से? बाजार के माध्यम से व्यक्तियों, परिवारों और व्यापारियों के लिए उपलब्ध हो रही हैं। लंबे समय से व्यक्ति वस्तुओं और सेवाओं के मूलभूत आवश्यकताओं और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बाजारों पर निर्भर रहे हैं। इसके अलावा बाजार लोगों, परंपराओं और विचारों जोड़ते। 16वीं शताब्दी में एक चीज यहां पे देखिए, 16वीं शताब्दी में कौन सा था? तो हम्पी बाजार। कहां पे था? तो कर्नाटका में। ठीक है, 16वीं शताब्दी में। ऐसा नहीं कि आज के जमाने में ही हमें जरूरत पड़ी, हमें आज के जमाने में मार्केट की जरूरत पड़ी, बाजार की जरूरत पड़ी, ऐसा नहीं है। हमसे बहुत पहले तक, जैसे मैंने बेसिक में बताया था कि हमें नीड में किस तरीके की चीजों की जरूरत पड़ती है और इसके लिए क्या करते हैं हम। जैसे वस्तु विनिमय से मुद्रा में आए थे, मुद्रा के बाद हमें चीजें समझ में आई थी। तो उस टाइम भी, जैसे ये 16वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, तो 16वीं शताब्दी में हम्पी बाजार कहां पे था? कर्नाटक में था। और हम्पी बाजार किस साम्राज्य का भाग था? तो विजयनगर साम्राज्य का। ध्यान रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य का समृद्ध बाजारों में से एक था। कौन? हम्पी बाजार। और व्यापार का केंद्र भी था। व्यापार का केंद्र क्या होता है? तो व्यक्तियों या देशों के बीच में जो वस्तुएं सेवाओं का क्रय विक्रय हो जाता है, वो जिस जगह पे किया जाता है उसे व्यापार का केंद्र कहते हैं। ठीक है, व्यापार का मतलब आप यहां पे देख सकते हैं, व्यक्तियों या देशों के बीच वस्तुओं सेवाओं का क्रय विक्रय या विनिमय, एक्सचेंज। ठीक है, यह बाजार विरूपाक्ष मंदिर के सामने स्थित था। यहां पे ध्यान रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य में विरूपाक्ष मंदिर, मंदिर के सामने बाजार। ये बाजार आप जब देख रहे होंगे, ये बाजार जब आप देख रहे होंगे, ये बाजार देखिए, तो यहां पे आप देखेंगे तो ये वाला क्षेत्र जो है, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाया गया है। ऊपर जो क्षेत्र बनाया गया है इस तरीके से, ये एक छत बनाई गई है। यहां पे छत टूट गई होगी अभी तक, है ना, और छत बनाई गई है ताकि बारिश, धूप, किसी भी तरीके से, किसी भी समय इस बाजार का अस्तित्व बना रहे और एक अस्थाई बाजार हो। आज भी ऐसे बाजार देखने मुश्किल होते हैं, है ना। क्लियर यहां तक? तो यहां पे ध्यान रखिएगा कि
विजयनगर साम्राज्य में ये व्यापार केंद्र था हम्पी बाजार। ठीक है, हम्पी बाजार के बाद अब यहां पे देखिए कि यहां पे दो लोग आए थे, दो लोगों ने इसका वर्णन किया है। जब हम इतिहास के स्रोत में पढ़ते हैं तो विदेशी यात्रियों के विवरण के बारे में जरूर पढ़ते हैं, और विदेशी यात्रियों के विवरण में हमें कई चीजों की कई चीजें ज्ञात होती हैं। जैसे मान लीजिए उस समय की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, सांस्कृतिक कल्चर क्या था, सांस्कृतिक व्यवस्थाएं कैसी थी, और वहाँ का जो चलन कैसा था, रहन सहन कैसा था, खान पान कैसा था, इन चीज़ों के बारे में पता चलती। साथ ही साथ यह पता चलता है कि उस समय व्यापार किस प्रकार का था। जैसे मान लीजिए आज आपको कोई घूमने को कहे तो आप, मान लीजिए आपको छत्तीसगढ़ घूमने को कोई कहे तो आप छत्तीसगढ़ में रायपुर जाना चाहेंगे, बिलासपुर जाना चाहेंगे, दुर्ग जाना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि ये फेमस हैं। क्या आप मुंगेली का कोई गांव जाना चाहेंगे? नहीं जाना चाहेंगे। चाहे आपको झारखंड घूमने को बोले तो आप रांची, जमशेदपुर, बोकारो, इस तरीके की जगहों पे जाना चाहेंगे। आप क्या गिरिडीह जिले के कोई छोटे से गांव में जाना चाहेंगे? नहीं जाना चाहेंगे। बहुत कम लोग होंगे जो वहां जाना चाहेंगे। कहां जाना चाहते हैं? बाजार में, मुख्य केंद्र। तो उसी तरीके से जब पुर्तगाली यात्री आते थे तो पुर्तगाली यात्री कहां जाते थे? मुख्य केंद्रों में। तो पुर्तगाली यात्री, प्रसिद्ध पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस, जिसे डोमिंगो पेश कहा जा रहा है, अब हम्पी बाजार में विभिन्न प्रकार के उत्पादों के कारोबार होने के कारण इसे विश्व में उत्कृष्ट उपलब्धता वाला शहर कहता है। डोमिंगो पायस क्या कहता है? विश्व में सबसे अच्छा उपलब्धता वाला शहर है, उत्कृष्ट उपलब्धता वाला। कहता था अनाज भी मिलते हैं, बीज, दूध, तेल, रेशम, पशुओं, गाय, खरगोश, घोड़े और यहां तक कि बटेर और तीतर जैसे पक्षियों का भी व्यापार होता था। एक और पुर्तगाली यात्री है फर्नाओ नुनीज, वो भी हम्पी बाजार का वर्णन करता है और कहता है कि यहाँ पे इतना अच्छा बाजार, मतलब इतना अच्छा बाजार, हम्पी बाजार के बारे में लिखा है कि यहाँ के शिल्पकार भी थे जो अपनी गलियों में काम करते थे और जिन्हें आप सोने की ज्वारात, कृत्रिम आभूषण बनाते हुए और हर प्रकार के माणिक्य, हीरे, मोती के साथ बेचते हुए देख सकते थे। कपड़ों के विक्रेता, कपास और प्रचुर मात्रा में घास और भूसे की भी उपलब्धता थी। अब यहाँ पे देखिए घास और भूसे भी मिलते थे। इसका मतलब क्या है? उस समय भी चारा बेचा जाता था। चारा घोटाला, चारा घोटाला सही मेरा कोई चारा घोटाला की बात नहीं करता हूं मैं, ठीक है। चारा घोटाला अलग है, मतलब चारा बेचा जाता था। आपने देखा होगा कि घोड़े भी बेचे जाते थे तो उनके लिए चारा भी मिलता था वहां पे। मतलब इतने उत्कृष्ट थे कि वो चारा भी बेचते थे। जबकि आज भी गांव में चारा बेचना एक तरीके की बहुत, मतलब बहुत ही एकदम से अनयूजुअल लगता है कि चारा कहां से, हम तो घास, गाय को छोड़ देते हैं, वो घास खा के आ जाती है, हो गया काम। तो उस समय चारा बेचते थे। आज से 500 साल पहले की बात सोचिए, कितना, मतलब कितना अच्छा बाजार रहा होगा या कितना उत्कृष्ट बाजार रहा होगा, है ना। ठीक है, अब यहां पे मुझे नहीं मालूम कि यह कौन कह सकता कि यह देश बंजर है। यह एक रहस्य है कि एक नगर में हर चीज की प्रचुरता कैसे हो सकती होगी। अब यहां पे आप एक चीज और सोचिए कि इस नगर में हर चीज की प्रचुरता, आप यहां पे ध्यान रखिए कि दिल्ली आप क्यों जाते हैं? सामान्य तो दिल्ली के आसपास के क्षेत्र के लोग, सभी लोग दिल्ली आते हैं क्यों? मार्केटिंग करने। क्यों? यहां पे सारी चीजें उपलब्ध होती हैं, चाहे वो बहुत महंगी हो, चाहे वो बहुत सस्ती हो। तो ये बाजार उसी तरीके का था कि यहां पे प्रचुर मात्रा में सभी चीजें उपलब्ध थी। हर चीज की प्रचुरता कैसे हो सकती होगी? ठीक है, अब यहां पे देखो, क्या आप कल्पना कर सकते हैं यह बाजार अपनी समृद्धि की चरम सीमा पर कैसा रहा होगा? आप किसी पुराने बाजार के बारे में सोचिए तो आपको ये चीजें समझ में आएंगी, है ना। आइए पता लगाएं, चित्र का अवलोकन कीजिए और किए कि आपका और आपका साथी अमरूद के क्रेता विक्रेता हैं। इस पे आगे हम लोग पढ़ेंगे। जिन स्थानों को हम बाजार कहते हैं उसके लिए कुछ विशेषताओं की आवश्यकता होती है। जैसा कि आपने चित्र 12.2 में देखा, हर बाजार में क्रेता और विक्रेता होता है। दोनों की कीमत पर सहमत होने पर ये जो क्या होता है, पूर्ण होता है। जैसे कीमत क्या होती है? तो वह राशि जिस पर विक्रेता किसी विशेष वस्तु या सेवा को बेचने के लिए तैयार हो जाए। जैसे मान लीजिए एक अमरूद का विक्रेता हो, आपके गली में ठेला लेके आया हो और आपने कहा, उसने कहा 80 रुपए किलो। आपने कहा नहीं, 80 रुपए किलो तो नहीं हो सकता, ये अमरूद है, इतना महंगा तो नहीं हो सकता, क्या सेब है क्या? तो उसने कहा नहीं नहीं, 80 रुपए से कम नहीं लगेगा। आपने कहा देखो 50 रुपए तक दे सकता हूं मैं।
उसने कहा लास्ट 60 रुपये तक लगाएंगे। आपने कहा नहीं 50 रुपये तक। उसने कहा चलो ले लो, 1 किलो लोगे तो, आधा किलो नहीं देंगे। तो आपने क्या करा, 1 किलो ले लिया। तो आपने जो कीमत तय करी 50 रुपये, और उस पर वो सहमत हो गया, वो मूल्य जो है वो कीमत है। और आज आपने देखा होगा कई, अब यहाँ पे अमरूद में एमआरपी तो लिखा नहीं जा सकता, अब प्रोसेस फूड का जमाना है तो पैकेट आते हैं। तो पैकेट में क्या होता था, पहले रुपीज लिखा जाता था, मूल्य लिखा जाता था। अब कर दिया है एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मतलब खुदरा में हम इतना मैक्सिमम बेच सकते हैं, उसका मूल्य नहीं है। ध्यान रखिएगा, कोई भी वस्तु लेने जाते हैं तो उसका मूल्य नहीं है एमआरपी, उसका मैक्सिमम रिटेल प्राइस है। जैसे मान लीजिए स्पेन में 500 रुपये एमआरपी है, तो हम उस दुकानदार से या उस व्यक्ति से कह सकते हैं कि इसका मूल्य कुछ कम करो। यदि वो नहीं करता तो हम दूसरी दुकान में देखेंगे, क्योंकि इस पे एमआरपी लिखा हुआ है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस लिखा हुआ है, कितना अधिकतम बेच सकते हो, उससे ऊपर तो बेचोगे नहीं, उसमें ऊपर कैप है। अब इसमें कई चीजें और भी हैं कि कई बार ऐसा एमआरपी लिखा जाता है जो कि मतलब सोचने लायक ही नहीं होता। जैसे 1 लीटर का तेल बाजार में मिल रहा है 160 रुपये में, उसमें एमआरपी 540 रुपये लिखी हुई है। तो ये, अब इस पे भी एफएसएसआई या सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए कि एक तय मानक कर दिया जाए कि इससे ज्यादा आप एमआरपी भी नहीं लिख सकते। जैसे मान लो एमआरपी हमने लिख दिया, जैसे आपने देखा होगा बाय वन गेट टू फ्री, या बाय टू गेट 6 फ्री। अभी कई बाजार हैं जो इस तरीके का काम करते हैं। अब बाजार गए, आप शर्ट खरीदने गए और शर्ट की एमआरपी कितनी है, 4000, तो 4 दूना 8000 में 2 लिया आपने, है ना। उसके बाद 6 और फ्री हैं, तो 8000 में 8 चीजें मिली, तो रियल में कितना 1000 रुपये का पड़ा। तो सरकार को इस पे भी ध्यान देना चाहिए कि एमआरपी भी कितनी हो सकती है, या इसको कंपनियों की मनमर्जी पर छोड़ दिया जाए, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, एक चीज और, एक यहां पे एक वो बताना चाहूंगा कि आपको भी ध्यान रखना है, एक टर्म है, टर्म क्या है, कैविएट एम्प्टर। कैविएट एम्प्टर, ये लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है क्रेता सावधान रहे। विक्रेता तो आपको ठगना चाहेगा ही, क्रेता सावधान रहे। जैसे मान लो कि आप एक फ्रिज लेने गए, ठीक है, फ्रिज लेने गए और आप लेने गए थे 195 लीटर का छोटा फ्रिज लेने गए थे। आप मान के चलो कि छोटा फ्रिज लेने गए थे, और आपको उसने देख लिया कि आप कन्विंस हो सकते हो, और दुकानदार ने कन्विंस करके आपको 3 लाख का फ्रिज पकड़ा दिया, या 1.5 लाख का फ्रिज, या बहुत बड़ा फ्रिज जो आपको आवश्यकता नहीं थी वो आपको पकड़ा दिया, डबल डोर, ट्रिपल डोर या 4 डोर वाला फ्रिज पकड़ा दिया, और आपने कहा हाँ यही ठीक है। उस समय आप कन्विंस हो गए थे, घर आए, और घर आने के बाद पता चला कि घर में हंगामा खड़ा हो गया। अब आप उस फ्रिज को वापस नहीं कर सकते। ध्यान रखिएगा पहली बात। अब यहां पे दूसरा एक चीज है कि इस पर रिलीफ कहां है। आप गए थे, आप एक दर्जी हो और आप चौक खरीदने गए थे, ठीक है, किस चीज के लिए, तो आप जो काम करते हो कटिंग का, उसमें निशान लगाना होता है, और उसके लिए चौक खरीदने गए थे। जब चौक खरीदने गए आप, तो उन्होंने कहा कि ये चौक तो नहीं है, ये ले जाओ, इससे काम हो जाएगा, और वो थोड़ा महंगा था, और आप ले आए, पता चला कि उससे कोई काम हो ही नहीं रहा। तब आपको यहां से रिलीफ मिल सकता है, क्योंकि आपको दूसरी चीज उसने पकड़ाई। क्या पकड़ाई, दूसरी चीज पकड़ाई। ध्यान रखिएगा, क्या करा, दूसरी चीज पकड़ाई। तो जब दूसरी चीज पकड़ाई तो आपको रिलीफ मिल सकता है, बट आपको छोटे फ्रिज की जगह में बड़ा फ्रिज दे दिया, आपको रिलीफ नहीं मिल सकता है। वहीं पे कहा जाता है कि क्रेता को सावधान रहना चाहिए, ठीक है। तो कीमत भी समझ में आ गई कि किसी विशेष, जिस विक्रेता किसी विशेष या वस्तु या सेवा बेचने के लिए क्रेता उसे खरीदने के लिए तैयार होता है, तो वो जहां पे पॉइंट होता है कि जहां पे दोनों सहमत होते हैं, उसे हम कीमत कहते हैं। क्लियर। अब आगे चलते हैं। अब यहां देखिए कीमत और बाजार, है ना। तो ये 80 रुपये प्रति किलो हम बेचना चाहता है, और ये आपको मैंने बता दिया कि एक कीमत पे जहां पे सहमत हो जाए तो वो क्या होता है,
कीमत होता है। क्या होगा यदि विक्रेता बहुत अधिक मूल्य तय करे? जैसे इस अमरूद वाले ने 80 रुपये मूल्य रख लिया, अब इसे कोई नहीं ले रहा। दूसरा क्या हुआ, इस अमरूद वाले ने 20 रुपये कर दिया, सब ने अपने अपने थैले भर लिए। लेकिन एक तीसरा अमरूद वाला है जिसने अपना मूल्य 40 रुपये रखा और सही कीमत रखी, तो लेने वाले भी खुश, विक्रेता एक लिमिट में रहा। क्या रहा? लिमिट में रहा। बिक्री भी हुई और उचित मूल्य भी रहा। तो इसके पास बिक्री भी हुई और लोग खरीद भी पाए, है ना। कुछ लोग इस मामले में, देखो यहां पे कुछ लोग इस मामले में भी नहीं खरीद पाए क्योंकि ये उदास हो गए। कुछ लोग इस मामले में भी नहीं खरीद पाए क्योंकि ये महंगा था। बट जब उचित मूल्य हुआ तब क्या हुआ? उचित मूल्य में सभी लोग खरीद पा रहे हैं और सभी लोगों को वस्तुओं की आपूर्ति हो जाएगी। जैसे मान लो आज चावल किसी दुकानदार ने, जो एकमात्र दुकानदार है पूरे क्षेत्र में, उसने चावल का मूल्य 10% कर दिया। 100 रुपये बेच रहा था, 10 रुपये बेचना शुरू कर दिया। जो पहले जाएगा वो सब ले लेगा चावल। तो क्या अन्य जरूरतमंदों को मिलेगा? नहीं। चावल की कीमत एकदम से 10 गुना बढ़ा दी तो हर आदमी खरीद पाएगा? नहीं। चावल की कीमत उचित स्तर पे रखी तो जिसे जरूरत होगी वो खरीद पाएगा, है ना। तो ये मामला होता है कि उचित कीमत जब होती है तो लगभग सभी लोग खुश होते हैं, विक्रेता भी और क्रेता भी। क्लियर है ना। तो उचित उस कीमत निर्धारण में सहायता मिलती है तो सभी लोग खड़े होते हैं। अब यहां पे देखो हमारे आसपास के बाजार। अब यहां पे आसपास के बाजार, कई बाजार होते हैं, एक रिटेल होता है, एक होलसेल मार्केट भी होता है, कई हाट बाजार भी होते हैं, कई टाइप के बाजार होते हैं। आपने देखा होगा, महसूस किया होगा। कई भी बाजार ऐसे हैं जो आसपास हैं और सेवाएं। अब एक और प्रचलन हो गया है, ऑनलाइन बाजार। ऑनलाइन बाजार में चीजें हम क्या करते हैं, ऑर्डर करते हैं और फिर वो हमारे घर पहुंच जाता है। तो ये दो प्रकार थे, प्रत्यक्ष और ऑनलाइन बाजार। प्रत्यक्ष बाजार क्या? तो प्रत्यक्ष बाजार में हम जाके वहां पे देखते हैं, छूते हैं, महसूस करते हैं, फिर उससे जो दुकानदार है उससे बहस करते हैं, फिर हम उसे लेते हैं या नहीं लेते हैं, यह तय करना यहां पे हो जाता है। ऑनलाइन में क्या होता है कि हम वहां पे छू नहीं सकते, फिजिकली रूप से छू नहीं सकते, तो फिर हमें ऑनलाइन में उसके रिव्यू पढ़ के या उस तरीके की चीजों करके हमें लेना पड़ता है। प्रत्यक्ष बाजार वह होता है जहां क्रेता विक्रेता प्रत्यक्ष रूप से मिल सकते हैं और मुद्रा के बदले वस्तुएं या सेवाएं क्रय कर सकते हैं। यह सबसे सामान्य प्रकार का। साप्ताहिक बाजार, हाट इसके अंतर्गत आते हैं, जहां विक्रेता सब्जियां, अन्य आवश्यक वस्तुएं, खाद्य पदार्थ, कृत्रिम आभूषण, ये सारे हैं, है ना। और इनमें से कई बहुमंजिला जैसे मॉल वगैरह सब प्रत्यक्ष बाजार के उदाहरण है। ठीक है। अब यहां पे एक चीज और, यहां पे देखिए, आज क्रेता और विक्रेता को लेन देन के लिए व्यक्तिगत रूप से मिलने की आवश्यकता नहीं है। अब ऑनलाइन बाजार के कई फायदे भी हैं और कई नुकसान भी हैं। जैसे ऑनलाइन बाजार, अब यहां ऑनलाइन बाजार, कोई केरल का व्यक्ति है जिसे उत्तर भारत का कोई सामान लेना है या उत्तर भारत में कोई ऐसी चीज मिल रही है जिसे उसे मंगाना हो, तो वो प्रत्यक्ष रूप से ले सकता है डायरेक्ट आके? नहीं, उसे बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा, वहां से आना पड़ेगा, फिर यहाँ देखना पड़ेगा, फिर ले जाना पड़ेगा। बट ऑनलाइन में ऐसा नहीं है, वहां से ऑनलाइन से रिव्यू देखेगा और फिर ऑर्डर कर देगा, पैसा पेमेंट करेगा, वो घर में सामान उसके डिलीवर हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आराम से हजारों किलोमीटर दूर होते हुए भी फोन या कंप्यूटर शॉपिंग ऐप पे खरीद सकते हैं। जैसे पुस्तक, फर्नीचर, ये किराने की वस्तुओं से लेकर सब्जियां तक हम आज खरीद सकते हैं। दूसरी बात, आजकल एक और बाजार चला है कि ऑनलाइन शॉर्ट टाइम बाजार। शॉर्ट टाइम क्या? तुरंत, क्विक, 10 मिनट का। जैसे जेप्टो, स्विगी, इंस्टामार्ट, अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये सब कितने 10 मिनट में डिलीवर कर रहे हैं। और 10 मिनट में जब डिलीवर कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हम ऑनलाइन भी 10 मिनट में घर बैठे बैठे मंगा सकते हैं। तो ये जो सारे चीजें हैं ये सुविधाजनक तो हैं, बट इसके लिए हमें कुछ पैसे एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ते हैं। और इन चीजों के कारण कई बार, अब हम आगे पढ़ेंगे जब अगली कक्षाओं में, तो हमारे बाजार पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। तो ये चीजें हम आगे देखेंगे। ठीक है। अब यहां पे देखिए, यहां पे मामला है
कि विनिर्माता कौन होता है। विनिर्माता कौन है? एक व्यक्ति या उद्योग जो विक्रय के लिए वस्तुएं निर्मित करता है। जो भी विनिर्माता है वो क्या करता है? वस्तुएं निर्मित करता है। किसके लिए? बेचने के लिए, अपने कंजम्पशन के लिए नहीं। बहुत सारे ऐसे भी उद्योग हैं जो खुद के कंजम्पशन के लिए चीजें उत्पादन करती हैं, ठीक है। लेकिन जो विनिर्माता है वो विक्रय के लिए वस्तुएं निर्मित करता है। उत्पादन के आगत, अब वे सामग्रियां जो उत्पादन में लगेंगी उसको हम उत्पादन के आगत के नाम से जानते हैं। उसे भी हम उत्पादन के आगत घटकों को भी ऑनलाइन खरीद सकते हैं। जैसे इंडिया मार्ट जैसी साइट में हम चीजें खरीद सकते हैं अपनी फैक्ट्री के लिए। जैसे मुझे फैक्ट्री लगानी है, उसके लिए मशीन चाहिए, तो मशीन कहाँ से? इंडिया मार्ट से खरीद लेंगे। अब वो मशीन कहाँ पे है? तो केरल में है या असम में है, तो वहां से मशीन आ जाएगी। या फिर हम असम में हैं और दिल्ली में मशीन बनती है, तो हम दिल्ली जाएंगे, उससे अच्छा इंडिया मार्ट से वो उत्पादन के आगत जो है उसको हम यहीं से खरीद सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, और इसके अलावा कुछ बाजार और होते हैं जहां वस्तुओं और सेवाओं के, जैसे शेयर बाजार और स्टॉक मार्केट, ये हम अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए एक चीज और भी है, घरेलू अंतरराष्ट्रीय बाजार, है ना। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार क्या होता है? अब यहाँ पे एक और टर्म आ गया है, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार। बाजार के उसमें तो जब वह बाजार जहां वस्तुओं सेवाओं का क्रय विक्रय भौगोलिक सीमा के अंतर्गत होता है। क्या होता है? भौगोलिक सीमा के अंतर्गत, है ना। भौगोलिक सीमा के अंतर्गत होता है तो हम क्या कहते हैं? वो घरेलू बाजार कहलाता है। क्या कहलाता है? घरेलू बाजार। लेकिन जब यही बाजार क्या होता है? भौगोलिक सीमा के बाहर होता है तो हम इसे निर्यात या आयात के रूप में जानते हैं और इसे अंतरराष्ट्रीय बाजार कहते हैं। भारत अंतरराष्ट्रीय बाजार का एक भाग है। भारत निर्यात भी करता है और आयात भी करता है। तो भारत जब दूसरे देशों को क्या करता है? निर्यात करता है, वस्तुओं और सेवाओं को देता है, भेजता है, उसे निर्यात करते हैं। और जब हम लेते हैं तो हम आयात कहते हैं। इसमें एक टर्म बता देता हूं आपको। जैसे हम अमेरिका घूमने गए, वो क्या है? निर्यात है या आयात? वो आयात है। ध्यान रखिएगा, एक चीज ध्यान रखिएगा, जहां पे भी डॉलर का खर्चा होता है, जहां पे भी डॉलर का खर्च होता है वो हमारा आयात है। जहां पे भी डॉलर की आमदनी होती है वो हमारा निर्यात है। जैसे कोई व्यक्ति भारत आता है घूमने के लिए या भारत आता है इलाज कराने के लिए, तो वो क्या लेके आएगा? डॉलर। वो हमारा निर्यात है। जहां से भी विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हो रही है वो निर्यात है। जहां पे हम विदेशी मुद्रा खर्च कर रहे हैं वो हमारा आयात है। इसको ध्यान में रखिएगा तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कभी नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। और यहां पे कुछ चीजें दी गई हैं, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। यहां पे आप देख सकते हैं डेस्टिनेशन, और ये आपको दिख जाएगा। देखिए, भारत के द्वारा क्या किया जा रहा है? निर्यात किया जा रहा है ना। भारत से जा रहा है, क्या जा रहा है? भारत से निर्यात हो रहा है ना। यहां पे देखिए, भारत से सारी चीजें निर्यात हो रही हैं। ब्लू लाइन से आपको ये चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। ब्लू लाइन से आपको ये समझ में आएगा कि यहां से देखो आप, तो 4 5 1 2 3 4, उत्तरी अमेरिका में क्या जा रहा है? सॉफ्टवेयर, आउटसोर्स सेवाएं, ठीक है। दक्षिण अमेरिका में रासायनिक उत्पाद, अफ्रीका में औषधियां दवाएं, यूरोप में खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी अभियांत्रिकी, है ना, ठीक है। और पश्चिम एशिया में परिष्कृत खनिज तेल उत्पाद, ठीक है। ये भारत निर्यात कर रहा है, ठीक है। भारत का आयात कहां से हो रहा है? तो उत्तर अमेरिका से या अमेरिका से, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से क्या आयात हो रहा है? तो आप देखोगे यहां का नंबर क्या है, तो विमान और पत्तक, पुर्जे,
दक्षिण अमेरिका से खनिज अयस्क और तांबा, अफ्रीका से हीरे, यूरोप से विद्युत उपकरण, पश्चिम एशिया से खनिज तेल उर्वरक, दक्षिण पूर्व एशिया से वनस्पति तेल। अब यहां पे एक मोटा मोटा ये दिया गया है कि कहां से क्या आयात और कहां से क्या निर्यात कर रहे हैं, ये मोटा मोटा अनुमान दिया गया है, मोटा मोटा एक खाका बनाया गया है। ऐसा ही सही नहीं है, और भी इसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो ये आपको पता चल रहा है। ध्यान रखिएगा, एक बात कह रहा हूं कि जो भारत है जो इंडिया है 1816 तक ट्रेड सरप्लस वाला देश था, ट्रेड सरप्लस का था, और अब जो है वो ट्रेड डेफिसिट वाला देश है, ट्रेड डेफिसिट वाला देश है, व्यापार घाटे वाला देश है। हम निर्यात कम करते हैं, आयात बहुत ज्यादा करते हैं। इसमें कई चीजें ऐसी हैं जिसमें आप देखोगे कि भारत जो है वो क्या कर रहा है, आयात कर रहा है। क्या आयात कर रहा है? ताड़ के तेल, पाम ऑयल, सूरजमुखी के तेल, सोयाबीन तेल विश्व में सबसे बड़ा आयातक था। कब? 2024 में। यह आंकड़ा कब का है? 2024 का। ताड़ का तेल अधिकांशतः कहां से? मलेशिया, इंडोनेशिया, और जिसे पाम ऑयल कहते हैं। अब यहां पे आपको देखना है कि जब हम आयात कर रहे हैं, इसका मतलब है इसके लिए हमें कोई और योजनाएं बनानी चाहिए, भारत सरकार को बनानी चाहिए। तो मिशन पाम ऑयल इसी को लेके बनाई गई है। ध्यान रखिएगा, जब भी आयात निर्यात की बात होती है तो इसमें बहुत सारी चीजें हम ऐसे ऐसे देखते हैं जिससे हमें यह पता चलता है कि इस मामले में हमारा डॉलर या विदेशी मुद्रा बहुत ज्यादा जा रहा है, तो उसे हम घरेलू तौर पे उत्पादित करने, जैसे आज ट्रंप जो इस तरीके की चीजें कर रहे हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि वो कहते हैं कि हमारा व्यापार घाटा है भारत के साथ। क्या है? ट्रेड डेफिसिट है, चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट है। इसका मतलब है कि हम उन चीजों का निर्माण खुद के घर में करें तो क्या होगा, हमें विदेशी मुद्रा खर्च नहीं करनी पड़ेगी, या हमें पैसा नहीं देना पड़ेगा, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था समृद्ध होगी। अब जो अमेरिका है वो ऐसा नहीं कर पाएगा। कारण क्या है मैं बताता हूं। उनके यहां पे जो सामान्यतः लेबर हैं, वो लेबर कोस्ट उनका बहुत ज्यादा है। कई सेवाएं, आपने अधिक क्लासेस ली हैं तो आपको पता होगा कि विकसित देश अधिकतर टर्शियरी सेक्टर में काम करते हैं, सेवा क्षेत्र में काम करते हैं। वो सेकेंडरी सेक्टर में या प्राइमरी सेक्टर में वो काम नहीं कर पाते। यदि प्राइमरी सेक्टर की वो तरफ जाते हैं तो फिर उनका जो मतलब क्या बोलते हैं, उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो डिक्लाइन होना शुरू होगी। और ये कुछ दिनों के लिए यदि वो रोक देते हैं इन्वेस्टमेंट या कुछ चीजें रोक देते हैं तो कुछ दिनों के लिए पैसा तो आ जाएगा, लेकिन धीरे धीरे कुछ खास वर्षों में या 10-20 वर्षों में धीरे धीरे अमेरिका की इकोनॉमी डाउनफॉल में जाएगी। ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो इसलिए ऐसा मुझे लगता है कि ये जो ट्रंप कर रहे हैं वो अल्पकालिक है, दीर्घकालिक नहीं है। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आया। तो आज के लिए इतना रहते हैं। ये दूसरा चैप्टर, मतलब आज ये 2 पार्ट में मैं ले रहा हूं, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे थोक और खुदरा बाजार। इससे यहां से शुरू करेंगे और ये चैप्टर पूरा खत्म करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।